हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो सबसे पहले प्रीएम्बल आता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकल रिजीम के अंदर सिटीज़न को सिक्योर किया जा सके कि उनके पास एक्सेस रहे इंफॉर्मेशन का पब्लिक अथॉरिटीज़ की। इसका पर्पस देख लेते हैं कि ताकि प्रमोट करी जा सके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्बैट किया जा सके करप्शन को। इसमें इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी जाएंगी जो कि CIC और SIC होगी। CIC की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और SIC की फुल फॉर्म है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें जो डेमोक्रेसी है ये रिक्वायर करती है कि सिटीज़न इन्फॉर्म्ड रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। अब ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो कि हार्मोनाइज करता है पब्लिक इंटरेस्ट को ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ। अब शुरू होता है हमारा एक्ट। सबसे पहले आता है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। एक्सटेंट जो है ये एप्लीकेबल होता है होल इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये रिपील किया जा सका कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद। कमेंसमेंट जो है इसके सेक्शन की, वो कुछ सेक्शन जो हैं जैसे कि 4 क्लॉज 1, 5, 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 ये इमीडिएटली क्या कहते हैं फोर्स में आ गए थे और जो रिमेनिंग प्रोविज़न है ये 120 दिन बाद इनेक्टमेंट के आए हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो 2A में दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अथॉरिटीज़ हैं और अथॉरिटीज़ हैं जो सेंटर के अंदर आती हैं और यूनियन टेरिटरी के अंदर आती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ आती हैं। सेक्शन 2B में हमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया गया है जो कि सेक्शन 12 क्लॉज 1 में एस्टेब्लिश किया जाता है। सेक्शन 2C में सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में दिया गया है जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 1 में अपॉइंट किया जाता है और इसके अंदर असिस्टेंट CPIO भी इंक्लूड किया जाता है जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 2 में दिया गया है। सेक्शन 2D में हमें दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशनर कमिश्नर जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 12 क्लॉज 3 के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2E कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्टेट असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आर्टिकल 239 में है फॉर यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2F इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन कह सकते हैं हम रिकॉर्ड को, ईमेल को, डॉक्यूमेंट को, मेमोज़ को, रिपोर्ट को, कॉन्ट्रैक्ट को, ये सभी इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। और कोई भी डेटा जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो भी इंफॉर्मेशन आता है और कोई इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट बॉडीज़ के पास है जो कि एक्सेसिबल करी जा सकती है पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू अंडर किसी लॉ के थ्रू, तो वो भी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। सेक्शन 2G में दिया गया है प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है कि ये जो रूल्स हैं जो कि ये रूल्स इस एक्ट के अंदर बताते हैं वही। नेक्स्ट आता है 2H जिसमें कि पब्लिक अथॉरिटी दी गई है। इसमें कुछ बॉडीज़ इंक्लूड करी गई हैं जो कि सेटअप करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा सेटअप करी जाती हैं या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा सेटअप करी जाती हैं। इसमें NGO भी आती हैं जो कि फाइनेंस करी जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट आता है 2I रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट आती है, मैन्यूस्क्रिप्ट आती है, फाइल्स आती हैं, माइक्रोफिल्म्स आती हैं,
माइक्रोफिशेस आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रोड्यूस मटेरियल आता है। सेक्शन 2J में दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हर सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, जो कि कंट्रोल्ड और हेल्ड करी जाती है पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा। इसके अंदर इंस्पेक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का, नोट्स ले सकते हैं, कॉपीज़ ले सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हैं, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2 के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC। ये सेक्शन 15 क्लॉज 1 में एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर आता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर, जो कि सेक्शन 15 क्लॉज 3 में दिया गया है, एस्टेब्लिश अपॉइंट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 2M, जिसमें कि स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। इसमें स्टेट असिस्टेंट PIO आता है सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर। और सेक्शन 2 क्लॉज N में आता है थर्ड पार्टी। इसमें जो थर्ड पार्टी का मतलब है कि अदर देन दी एप्लीकेंट, और इसमें पब्लिक अथॉरिटी भी इंक्लूड होती है। अब चैप्टर 2 देख लेते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन का, के ऑब्लिगेशन क्या रहेंगी पब्लिक अथॉरिटी की। तो सेक्शन 3 में राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सभी सिटीज़न के पास राइट है इंफॉर्मेशन का, और कोई भी पर्सन जो है डिनाइड नहीं हो सकता है इंफॉर्मेशन का, कि वो इंफॉर्मेशन कि वो जो पर्सन है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप, कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो इसमें क्लॉज 1 में दिया गया है ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो सभी पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करने होते हैं रिकॉर्ड। इन्हें रिकॉर्ड को कैटलॉग करना होता है और इंडेक्स करना होता है प्रॉपरली, और कंप्यूटराइज्ड और नेटवर्क करना होता है ताकि अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, और सब्जेक्ट टू रिसोर्सेज होता है। इन्हें पब्लिश करना होता है 120 डेज़ ऑफ इनेक्टमेंट से। ये पब्लिश हुआ है 120 डेज़ फ्रॉम इनेक्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन और ड्यूटीज़, पावर और ड्यूटीज़ जो होते हैं ऑफिसर और एम्प्लॉय की, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर और सुपरविजन मैकेनिज़्म, ये सभी रिकॉर्ड करने होते हैं पब्लिक अथॉरिटी को। नॉर्म डिस्चार्ज के नॉर्म्स, रूल रेगुलेशन मैनुअल और रिकॉर्ड जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि हैं अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बोर्ड की डिटेल, काउंसिल कमिटीज़ और उनकी मीटिंग कब होती है, डायरेक्टरी ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉयज़, मंथली रेम्यूनरेशन कितना होता है ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ का, बजट एलोकेशन प्लान और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स क्या हैं, डिटेल ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम और बेनिफिशरीज, रिसिपिएंट्स ऑफ कंसेशन परमिट्स और अथॉराइजेशन, इंफॉर्मेशन हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, के जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो भी रिकॉर्ड करनी होती है पब्लिक अथॉरिटी को। फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, नेम और डेजिग्नेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, या फिर जो भी प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन होगी वो भी, और इन्हें अपडेट करना होता है एनुअली पब्लिकेशन करके। पब्लिश इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जब मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है या डिसीजन होता है जो कि अफेक्ट करती है पब्लिक को, तो उन्हें पब्लिश करना होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रीज़न। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन जो अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए रीज़न प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 2 सुओ मोटो डिस्क्लोजर। तो पब्लिक अथॉरिटी जो है रेगुलरली प्रोवाइड करनी चाहिए इंफॉर्मेशन पब्लिक को, बिना पब्लिक से कुछ पूछे। इसमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल का, जिसमें कि इंटरनेट भी आता है। क्लॉज 3 सेक्शन 4 क्लॉज 3 में दिया गया है वाइड डिसेमिनेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करा जाता है वाइडली और एक्सेसिबल फॉर्म में, और ये इजी टू एक्सेस होना चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। सेक्शन 4 क्लॉज 4 में आता है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड।
तो इसमें कंसीडर करना चाहिए कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को, लोकल लैंग्वेज को, बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उस एरिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है और ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस पे, जो कि प्रिंटिंग की प्राइस होती है उसको। अब एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 4 क्लॉज 3 और 4 के लिए। तो डिसेमिनेशन का मतलब क्या है? तो डिसेमिनेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना नोटिस बोर्ड के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट या ऑफिस इंस्पेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 5। तो इसमें हम डेजिग्नेशन है पीआईओ की। तो इसमें अपॉइंट करा जाता है पीआईओ को। इसमें 100 दिन के अंदर इस एक्ट के इनेक्टमेंट के 100 दिन के अंदर सभी पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करना होता है सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर। इनका रोल रहता है कि ये प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन सिटीज़न को आरटीआई एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है असिस्टेंट पीआईओ, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो इन्हें अपॉइंट करना होता है सेंट्रल और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक सब डिविजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इनका रोल होता है कि ये रिसीव करते हैं आरटीआई एप्लीकेशन और अपील को और फॉरवर्ड करते हैं उनको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, जैसे कि चीफ पीआई, सीपीआईओ और सीआईसी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा 5 डेज़ जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं रेस्पॉन्स टाइम में अगर एप्लीकेशन सबमिट करी गई है असिस्टेंट पीआईओ को। तो अब ड्यूटीज़ देख लेते हैं पीआईओ की। तो ये प्रोसेस करते हैं रिक्वेस्ट और प्रोवाइड करते हैं रीज़नेबल असिस्टेंट एप्लीकेंट को। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट फ्रॉम अदर ऑफिसर्स। तो पीआईओ जो है ये हेल्प ले सकते हैं दूसरे ऑफिसर्स की भी, और जो ऑफिसर है उसे ट्रीट किया जाएगा पीआईओ की तरह और उसे वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई वायलेशन होता है तो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो कैसे अप्लाई करें? अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसे अप्लाई करें? तो कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिकली, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में, और इसे सबमिट करना होता है सीपीआईओ या एसपीआईओ को या फिर सीएपीआईओ या एसएपीआईओ को, और इसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी होती है जो कि अटैच करी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प फॉर इलिटरेट और डिसेबल्ड। अगर अनेबल टू राइट हैं, अगर लिख नहीं सकते, तो पीआईओ असिस्ट करता है उस ओरल रिक्वेस्ट को रिटन फॉर्म में करने के लिए। नो रीज़न नीडेड। तो एप्लीकेंट को कोई भी रीज़न नहीं देना होता है या पर्सनल डिटेल नहीं देनी होती है एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के छोड़ के। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है अगर किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है तो वो ट्रांसफ़र करी जाती है 5 दिन के अंदर और एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ आरटीआई रिक्वेस्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है टाइम लिमिट टू रिस्पॉन्ड। तो पीआईओ को रिस्पॉन्ड करना होता है 30 दिन के अंदर। अगर मैटर लाइफ और लिबर्टी का है तो रिस्पॉन्स टाइम 48 आवर्स हो जाता है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन हो गया है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। अब नेक्स्ट आता है इंटिमिडेशन ऑफ एडिशनल फ़ी। अगर ज़्यादा फ़ी की ज़रूरत है तो पीआईओ को इन्फॉर्म करना चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट और उसे कैसे कैलकुलेट किया गया वो भी। नेक्स्ट आता है राइट टू अपील जो है वो राइट टू अपील रिगार्डिंग फ़ी और फॉर्म। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर डिसेबल एप्लीकेंट। तो पीआईओ को इंश्योर करना चाहिए एक्सेसिबल फॉर्मेट जैसे कि इंस्पेक्शन, ब्रेल, ईटीसी। नेक्स्ट आता है फ़ी स्ट्रक्चर। तो कोई भी तो रीज़नेबल फ़ी होनी चाहिए जो कि चार्ज करी जानी चाहिए, और कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करी जाएगी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन एप्लीकेंट होते हैं उनसे।
और अगर पीआईओ मिस कर देता है डेडलाइन को तो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। तो पीआईओ को कंसीडर करने चाहिए ऑब्जेक्शन थर्ड पार्टी से भी अगर एप्लीकेबल होता है तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने से पहले। नेक्स्ट आता है रिजेक्शन कम्युनिकेशन। अगर रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दी गई है तो पीआईओ को इन्फॉर्म करना होता है एप्लीकांट को। रीज़न क्या है रिजेक्शन का, टाइम लिमिट क्या है अपील की, और डिटेल क्या है अपीलिएट अथॉरिटी की। नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फॉर्म रिक्वेस्ट की तरह करी दी जाती है जब तक अनलेस कि वो डाइवर्ट ना हो एक्सेसिव रिसोर्सेज से और अफेक्ट करे सेफ्टी प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड को। नेक्स्ट आता है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर कॉपीराइट एंड पार्शियल एक्सेस। तो सेक्शन 8 आता है, इसमें दिया गया है एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर्टेन टाइप की इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज नहीं करी जाती है आरटीआई एक्ट के अंदर अनलेस कि लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट उसे जस्टिफाई करे। नेक्स्ट आता है इसमें इंफॉर्मेशन दैट इज़ एग्जेम्प्टेड। तो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि सॉवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फॉरेन रिलेशन और इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इंडिया को हार्म पहुंचाती है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी जाती है। कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि कोर्ट द्वारा फॉरबिडन करी गई है तो वो भी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, और अगर प्रोवाइड करी जाती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो इंफॉर्मेशन जो कि ब्रीच करती है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर प्रिविलेज को तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट, आईपीआर या कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस। अगर कोई इंफॉर्मेशन हार्म करती है कंपेटिटिव पोजीशन किसी थर्ड पार्टी की अनलेस की पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड करे तब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो प्राइवेट ट्रस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है डॉक्टर पेशेंट या लॉयर क्लाइंट के बीच की अनलेस कि लार्जर पब्लिक का इंटरेस्ट जस्टिफाई करे डिस्क्लोजर को तब तक वो नहीं दी जाती है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो कि फॉरेन गवर्नमेंट से होती है तो वो भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है इंडेंजरमेंट। तो डिस्क्लोजर जो कि इंडेंजर करता है किसी की लाइफ को या सेफ्टी को या फिर रिवील करता है किसी कॉन्फिडेंशियल लॉ इन्फोर्समेंट सोर्सेज को तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड। अगर कोई इंफॉर्मेशन इंटरफेयर करती है इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के अंदर किसी ऑफेंडर की तो वो भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट पेपर। इसके अंदर मिनट्स और रिकॉर्ड्स जो कैबिनेट के होते हैं वो आते हैं और ये डिस्क्लोज़ करी जा सकती है अगर डिसीजन जो है वो दिया जाए और मैटर कंप्लीट हो तो, और ये एग्जेम्प्ट करी जाती है अगर ये एग्जेम्प्ट करी जाती है क्लॉज सेक्शन 8 के क्लॉजेस के अंदर भी। नेक्स्ट आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन कि इसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट या फिर किसी पब्लिक की किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, और अगर शेयर करी जाती है तो पब्लिक इंटरेस्ट उसमें आउटवेट करना चाहिए और इसमें हार्म टू प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू एग्जम्पशन। अगर इंफॉर्मेशन डिनाई नहीं करी गई है, अगर डिनाई कर दी गई है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा तो वो डिनाई करी जा सकती है सिटीज़न द्वारा, सिटीज़न को भी, और ये एग्जम्प्टेड हो सकती है
और वो डिस्क्लोज़ करी जा सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है आउटवेट करता है, तो जो कि सेक्शन 8 क्लॉज 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है 20 ईयर रूल। अगर कोई इन्फॉर्मेशन 20 साल पुरानी है तो वो डिस्क्लोज़ कर दी जाती है, एक्सेप्ट जो कि नेशनल सिक्योरिटी की नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की नहीं होनी चाहिए और कैबिनेट पेपर्स नहीं होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन जो होते हैं कि वो कैलकुलेट करे 20 ईयर पीरियड को, वही फाइनल होता है, मगर अपीलिएबल भी होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9 कॉपीराइट रिजेक्शन। तो एक पीआईओ जो है वो रिजेक्ट कर सकता है आरटीआई की एप्लीकेशन को जब वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन कि ये वायलेट कर रहा है कॉपीराइट को। इसका एक्सेप्शन है कि जब कॉपीराइट बिलोंग करता है गवर्नमेंट को तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 10 पार्शियल डिस्क्लोजर सेवरेबिलिटी क्लॉज। तो कुछ पार्ट डॉक्यूमेंट के जो हैं वो एग्जेम्प्ट करे जा सकते हैं, मगर कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट नहीं करे जा सकते। तो नॉन एग्जेम्प्टेड पार्ट जो हैं वो शेयर करे जा सकते हैं। इसमें एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइडेड करी जा रही है वो, इसमें रीज़न दिया जाता है पार्शियल डिस्क्लोजर का, नेम डेजिग्नेशन दिया जाता है डिसीजन मेकर का, और फ़ी डिटेल्स दी जाती है अगर कोई है। इसमें राइट टू अपील भी है अगर नॉन डिस्क्लोजर हो, फीस चार्ज करी जाए या फिर फॉर्म ऑफ एक्सेस हो। नेक्स्ट आता है कीटम। सीपीआईओ की फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एसपीआईओ की फुल फॉर्म है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है स्प्लिटिंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम नॉन एग्जेम्प्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है सेक्शन 11 थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, जो कि एप्लीकेंट या पब्लिक अथॉरिटी नहीं होता है। इसमें प्रोटेक्शन प्रोसेस है कि अगर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी है तो पीआईओ नोटिफाई करता है थर्ड पार्टी को 5 दिन के अंदर रिक्वेस्ट की, और थर्ड पार्टी जो है उसे 10 दिन मिलते हैं कि वो रिटर्न और ओरल रिप्रेजेंटेशन दे डिस्क्लोजर का। नेक्स्ट आता है कि पीआईओ जो है उसे कंसीडर करना चाहिए इस रिप्रेजेंटेशन को और डिसाइड करना चाहिए 40 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। और फोर्थ है कि थर्ड पार्टी को नोटिफाइड करना चाहिए फाइनल डिसीजन के बारे में, और थर्ड पार्टी के पास राइट टू अपील रहता है सेक्शन 19 के अंडर। नेक्स्ट है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ओवरराइड कर सकता है थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन को, एक्सेप्ट कि अगर वो ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं लॉ द्वारा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। तो इसमें सेटअप आता है सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नोटिफिकेशन द्वारा। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशनल कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अपॉइंटमेंट कमेटी। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन रखा जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा अपॉइंटमेंट कमेटी में होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किया जाता है PM द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वालिफ़िकेशन। तो पीपल जिनकी पब्लिक लाइफ जो कि जिनकी एक एमिनेंस है पब्लिक लाइफ में और एक्सपर्टीज़ है उनकी लॉ, मीडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस और गवर्नेंस में, उन्हें चुना जाता है। और वो पर्सन MP, MLA या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर नहीं होना चाहिए या फिर कनेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशन करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर जो है लोकेटेड है दिल्ली में, और इसकी परमिशन है कि ये कहीं भी अपने हेड क्वार्टर को सेटअप कर सकता है इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट है सेक्शन 13, टर्म एंड सर्विस कंडीशन ऑफ CIC एंड IC। तो टेन्योर जो होता है ये 5 साल का होता है या फिर 65 ईयर्स की एज तक का होता है, जो भी पहले हो। इसमें कोई भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। IC को ही प्रमोट कर दिया जाता है CIC के लिए, मगर इनका टोटल टेन्योर जो होता है IC प्लस CIC मैक्सिमम 5 साल का होता है। दूसरे प्रोविज़न जो हैं इसमें इन्हें ओथ लेनी होती है ऑफिस के अंदर, और ये रिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग में या फिर रिमूव करे जा सकते हैं सेक्शन 14 के अंदर। सैलरी जो होती है उसकी CIC की जो सैलरी होती है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितनी होती है, IC की सैलरी इलेक्शन कमिश्नर जितनी होती है, और पेंशनर के जो होती है उनकी सैलरी एडजस्टमेंट होती है। सैलरी और अलाउंस जो है ये चेंज नहीं करे जा सकते हैं अपॉइंटमेंट के बाद उनकी डिसएडवांटेज के लिए। नेक्स्ट है स्टाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है नेसेसरी स्टाफ और प्रेस्क्राइब करती है उनके सर्विस टर्म को। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14, रिमूवल ऑफ CIC एंड IC। तो ये रिमूव किया जाता है सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा। ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी द्वारा रिमूव किया जा सकता है, जो कि प्रूव करना होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्वायरी के बाद, और सस्पेंड किया जाता है और ये सस्पेंडेड रहते हैं इंक्वायरी के दौरान। और ये रिमूव किया जा सकता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा भी, अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, कन्विक्ट हो जाए मर्डर टर्पिट्यूड के लिए, इंगेज हो जाए पेड एम्प्लॉयमेंट में, मेंटली या फिज़िकली अनफिट हो जाए, या फिर कन्फ्लिक्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, और अगर इन्वॉल्व होता है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गवर्नमेंट के साथ और बेनिफिट लेता है उसमें उन कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये कंसीडर करा जाता है मिसबिहेवियर की तरह। सेक्शन 15 देख लेते हैं हम। तो इसमें आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करनी होती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। इसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है SCIC, और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं SIC, और जो रिमेनिंग। नेक्स्ट अब रिवीजन देख लेते हैं। तो थर्ड पार्टी जो नोटिस होता है वो 5 दिन के अंदर होता है, रिप्रेजेंटेशन 10 डे के अंदर होता है, डिसीजन पीरियड 40 डेज़ का होता है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ओवरराइड कर सकता है कुछ एक्सेप्शन में। CIC और SIC का टर्म 5 साल का होता है या 65 साल तक का, और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। अपॉइंटमेंट कमेटी जो है PM, LOP और कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा की जाती है। रिमूवल जो है सिर्फ प्रेसिडेंट द्वारा या वाया सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी या फिर स्पेसिफिक ग्राउंड पे होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसमें अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो ये अपॉइंट करे जाते हैं गवर्नर द्वारा, और ये रिकमेंड करे जाते हैं कमेटी द्वारा गवर्नर को। इसमें चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है कमेटी में, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है CM द्वारा। अब इसमें क्लैरिफिकेशन आता है। तो इसमें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें कंपोजिशन आ जाता है। तो इसमें एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इसका फंक्शन है कि SCIC मैनेज करता है अफेयर कमीशन के, और कमीशन के फंक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और किसी की अथॉरिटी इनके ऊपर नहीं होती है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसमें एमिनेंट पर्सन जिनके पास नॉलेज हो लॉ की, साइंस की, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये MP MLA नहीं होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, पॉलिटिकली एफिलिएटेड या जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, और बिजनेस प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। इसका जो हेड क्वार्टर है वो लोकेट किया जाता है
स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई करके, और इसके एडिशनल ऑफिस जो हैं वो भी सेटअप करे जाते हैं स्टेट के अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16 टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशन। तो SCIC जो है वो 5 साल या फिर 65 साल के लिए रहता है, जो भी अर्लियर होता है, और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। SCIC में भी सेम रूल होते हैं, मगर ये अपॉइंट किया जा सकता है SCIC बाद में। ओथ आ जाता है तो इन्हें ओथ लेनी होती है गवर्नर के सामने या फिर जो पर्सन डेजिग्नेटेड है उसके सामने। नेक्स्ट आता है रेजिग्नेशन या रिमूवल। तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग में देके गवर्नर को, और रिमूव किया जाता है इन्हें सेक्शन 17 के अंदर। सैलरी जो है SCIC की जो सैलरी होती है इलेक्शन कमिश्नर जितनी होती है, और SIC की सैलरी होती है चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जितनी। नेक्स्ट आता है पेंशन एडजस्टमेंट। तो अगर रिसीव कर रहे हैं पेंशन अर्लियर गवर्नमेंट सर्विस से, तो सैलरी में से रिड्यूस करी जाएगी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो सर्विस कंडीशन जो है ये वर्स नहीं हो सकती अपॉइंटमेंट के बाद। नेक्स्ट आता है स्टाफ सपोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करती है कि रिक्वायर्ड ऑफिसर और स्टाफ स्मूथ फंक्शनिंग करे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 17 रिमूवल ऑफ SCIC और SIC। तो सबसे पहले गवर्नर द्वारा ये रिमूव करे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद, जब इनके ऊपर प्रूव हो जाता है मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। नेक्स्ट है सस्पेंशन। तो गवर्नर जो है सस्पेंड कर देता है इंक्वायरी के दौरान। नेक्स्ट है डायरेक्ट रिमूवल बाय गवर्नर। तो अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं मोरल टर्पिट्यूड के, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, मेंटली और फिज़िकली अनफिट हैं, या फिर कोई कन्फ्लिक्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो भी इन्हें रिमूव कर दिया जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट है मिसकंडक्ट क्लॉज। तो अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो ये कंसीडर माना जाएगा मिसबिहेवियर की तरह। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18 पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सबसे पहले ड्यूटी देख लेते हैं। तो इनकी ड्यूटी है कि ये रिसीव कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं कंप्लेन के अंदर। अब कौन कंप्लेन कर सकता है? तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है जो सबमिट कर सकता है जो कि RTI रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी ऑफिसर नहीं था या फिर रिफ्यूज़ कर दिया गया था, उसे इन्फॉर्मेशन डिनाइड करी गई थी, और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला टाइम के अंदर, अनरीज़नेबल फ़ीस चार्ज करी गई, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई, या फिर कोई दूसरा ऐसा इशू जो कि इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में आया, तो कंप्लेन करी जा सकती है। अब पावर देख लेते हैं। तो अगर कमीशन को लगता है कि ये रीज़नेबल ग्राउंड है, तो वो इनिशिएट कर सकती है इंक्वायरी को। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18 इंक्वायरी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है सेंट्रल और स्टेट, इनके पास पावर है सिविल कोर्ट जैसी इंक्वायरीज़ के दौरान कि ये समन कर सकते हैं और एग्ज़ामिन कर सकते हैं लोगों को, डिमांड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, एफिडेविट ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड, एग्ज़ामिन कर सकते हैं विटनेस को, और ये एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट हेल्ड रिकॉर्ड को भी, अगर कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं करता है तो तब। नेक्स्ट आता है अपील सेक्शन 19। तो फर्स्ट अपील देख लेते हैं। तो अगर एप्लीकेंट को रिस्पांस नहीं मिलता है टाइम में या फिर डिससेटिस्फाइड रहता है, तो वो अपील कर सकता है सीनियर ऑफिसर को 30 डेज़ के अंदर रीज़न, और ये एक्सटेंड हो सकता है रीज़न के साथ। नेक्स्ट है सेकंड अपील। तो सेकंड अपील भी करी जा सकती है इंफॉर्मेशन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर फर्स्ट अपील के डिसीजन के बाद। फिर है थर्ड अपील। तो अगर इंफॉर्मेशन जो है किसी थर्ड पार्टी
के डिस्क्लोज थर्ड पार्टी के बारे में और वो डिस्क्लोज़ करी गई है तो थर्ड पार्टी अपील कर सकती है 30 दिन के अंदर। अब की पॉइंट देख लेते हैं। तो अपील जो है वो डिसाइड करी जानी चाहिए 30 से 45 दिन के अंदर। और जो बर्डन है जस्टिफाई करने का, डिनाइल, वो पीआईओ को करना होता है कि पीआईओ ने क्यों डिनाई करा इन्फॉर्मेशन देने से। और जो कमीशन का डिसीजन है वो बाइंडिंग रहता है। कमीशन जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करी जाए, रिकमेंड कर सकती है रिफॉर्म को, अवार्ड कर सकती है कंपनसेशन को, और इम्पोज कर सकती है पेनल्टी या रिजेक्ट कर सकती है अपील को। अब आगे देखते हैं सेक्शन 20। इसमें पेनल्टीज़ दी गई है। अगर पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिनाई करता है इन्फॉर्मेशन को बिना कोई रीज़न के, रॉन्ग या इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, या डिस्ट्रॉय करता है, या डिले करता है रिप्लाई देने में, तो कमीशन जो है फ़ाइन लगा सकती है 250 पर डे, और ये 25,000 तक मैक्सिमम हो सकता है। और कमीशन जो है ये रिकमेंड कर सकती है डिसिप्लिनरी एक्शन अगर फेलियर होता है, परसिस्टेंट और डेलिब्रेट फेलियर होता है तो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 21। इसमें है प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शन। तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है अगर कोई पर्सन गुड फेथ के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आरटीआई एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22, आरटीआई ओवरराइड अदर लॉ। तो आरटीआई एक्ट जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के ऊपर प्रिवेल करता है, या फिर किसी दूसरे कन्फ्लिक्टिंग लॉ के ऊपर भी प्रिवेल करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23, बार ऑन कोर्ट जुरिडिक्शन। तो कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती है आरटीआई रिलेटेड डिसीजन को, सिर्फ इनकी अपील करी जा सकती है आरटीआई एक्ट के अंदर, जो कि अलाउड है थर्ड पार्टी अपील के अंदर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 24, एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आरटीआई जो है एक्ट करती, तो आरटीआई एक्ट जो है कहाँ अप्लाई नहीं, आरटीआई एक्ट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, जो कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, जो कि सेकंड शेड्यूल में दी गई हैं। इसका एक्सेप्शन है कि जो इन्फॉर्मेशन है जो कि करप्शन या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ी हुई है वो प्रोवाइड होती हैं, और इनका अप्रूवल दिया जाता है 45 दिन के अंदर। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐड और रिमूव कर सकती है एजेंसी को इस लिस्ट में से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 25, एनुअल रिपोर्टिंग। तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसे प्रिपेयर करनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को सप्लाई करना चाहिए डेटा। रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, रिपोर्ट के अंदर नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, और रिफ़ॉर्म क्या क्या सजेस्टेड करे गए हैं वो सब होने चाहिए। ये रिपोर्ट जो है दी जाती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26, आरटीआई अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो गवर्नमेंट को कंडक्ट करना चाहिए आरटीआई एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, और प्रमोट करना चाहिए पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आरटीआई एक्ट को इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26। इसमें है ऑब्लिगेशन टू एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को डेवलप करने चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके आरटीआई के बारे में। एनकरेज करनी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी ताकि ऑर्गेनाइज कर सकें और पार्टिसिपेट कर सकें इन सब प्रोग्राम में। प्रमोट करना चाहिए टाइमली और एक्यूरेट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा करी जाती है। ट्रेन करना चाहिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और प्रिपेयर करने चाहिए ट्रेनिंग मटेरियल को। नेक्स्ट आता है कि 18 मंथ के अंदर इस एक्ट के गवर्नमेंट को पब्लिश करनी चाहिए यूज़र गाइड ऑफिशियल,
ऑफिशियल लैंग्वेज में, ताकि लोगों की मदद करी जा सके ताकि वो अपने राइट्स समझ सके। और इस गाइड में इंक्लूड होगा पर्पस ऑफ द एक्ट, पर इस एक्ट का पर्पस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, आप इंफॉर्मेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, रोल क्या रहेगा इंफॉर्मेशन कमीशन का, लीगल रेमेडीज़ क्या है जैसे कि अपील, वॉलेंटरी डिस्क्लोजर रूल्स क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर और अपडेट क्या है, और ये गाइड जो है रेगुलरली अपडेट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 27, पावर टू मेक रूल बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बना सकते हैं प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन कॉस्ट के बारे में, एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ़ीस के बारे में, सैलरी और सर्विस टर्म के बारे में, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपील के प्रोसीजर के बारे में, या फिर कोई दूसरा मैटर जिसमें ज़रूरत होती है इम्प्लीमेंट करने की इस एक्ट की। नेक्स्ट आता है सेक्शन 28, पावर टू मेक रूल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि कोर्ट, लेजिस्लेचर रूल बना सकती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल क्या रहेगी, फ़ीस क्या रहेगी एप्लीकेशन की और इंफॉर्मेशन की, या फिर जो भी दूसरे रिक्वायर्ड मैटर होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट आता है सेक्शन 29, लेइंग ऑफ रूल। तो रूल जो हैं ये बनाए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश करे जाते हैं 30 दिन के लिए, और अगर पार्लियामेंट ऑब्जेक्ट करती है तो ये रूल मॉडिफाई या कैंसिल भी हो सकते हैं। और जो रूल्स बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ऑर्डर इस एक्ट के 2 साल के अंदर ताकि उस डिफ़िकल्टी को रिज़ॉल्व किया जा सके। और ये ऑर्डर भी जो हैं दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 31, रिपील ऑफ प्रीवियस एक्ट। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 अब ऑफिशियली रिपील हो जाता है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के एक्ट के बाद। अब फर्स्ट शेड्यूल आता है जिसमें कि ओथ और अफर्मेशन दी गई है। तो जब स्टार्ट करते हैं रोल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और दूसरे इंफॉर्मेशनल कमीशन, तो उन्हें ओथ लेनी होती है कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को सबसे ऊपर रखेंगे, और परफॉर्म करनी होती है अपनी ड्यूटी फेयरली, ऑनेस्टली, बिना कोई बायस के। सेकंड शेड्यूल में एग्जेम्प्टेड इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, फिर है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, स्पेशल ब्रांच सीआईडी अंडमान एंड निकोबार, क्राइम ब्रांच सीआईडी दादर एंड नागर हवेली, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस, ये सब एग्जम्प्टेड हैं। इनकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि ये एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर अगर कोई एलिगेशन लगता है करप्शन का या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो। अब हम समरी देख लेते हैं अपने एक्ट की, जो भी हमने अभी तक पढ़ा सब कुछ। तो सेक्शन 1 में हमने देखा था कि ये एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 माना जाएगा और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। फिर हमने कई सारी की डेफिनेशन देखी थी, जैसे कि इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, रिकॉर्ड क्या रहेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या रहेगी।
सेक्शन 3 में हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सभी सिटीज़न के पास राइट है इन्फॉर्मेशन का। सेक्शन 4 में दिया गया था ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी कि पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेगी, और हर पब्लिक अथॉरिटी को मेंटेन करने होंगे रिकॉर्ड और पब्लिश करनी होगी सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोएक्टिवली, ताकि इंश्योर करी जा सके ट्रांसपेरेंसी को। फिर सेक्शन 5 में हमने देखा था कि डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कि पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करने होंगे पीआईओ और असिस्टेंट पीआईओ, ताकि हैंडल करी जा सके आरटीआई रिक्वेस्ट को। फिर हमने सेक्शन 6 में देखा था रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन के सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं राइटिंग में इलेक्ट्रॉनिकली पीआईओ को एक नॉमिनल फ़ी के साथ। सेक्शन 7 में हमने देखा था डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, तो पीआईओ को रिस्पॉन्ड करना होता है 30 डेज़ के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर जब लाइफ और लिबर्टी का मैटर होता है, और स्पेसिफाई करना होता है फ़ी स्ट्रक्चर और एग्जम्पशन को। सेक्शन 8 में हमने देखा था एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो इसमें लिस्ट कैटेगराइज करती है इंफॉर्मेशन जो कि एग्जम्प्ट करी गई है डिस्क्लोजर से, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेक्शन 9 में हमें ग्राउंड फॉर रिजेक्शन दिए गए थे कि इंफॉर्मेशन किन किन आधार पर रिजेक्ट करी जा सकती है अगर ये इन्फ्रिंज कर रही है कॉपीराइट को, जो कि हेल्ड करी जाती है स्टेट द्वारा। सेक्शन 10 में हमने सेवरेबिलिटी देखा था कि एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड एग्जेम्प्ट करा जा सकता है और रेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से कंसर्न करती है तो उस थर्ड पार्टी से कंसल्ट किया जाता है डिस्क्लोजर से पहले। फिर हमने चैप्टर 3 देखा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें सेक्शन 12 में हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है सीआईसी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। फिर सेक्शन 13 में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस देखी थी, तो डिटेल देखी थी अपॉइंटमेंट के बारे में, टेन्योर देखा था 5 साल का, सैलरीज देखी थी, रिमूवल प्रोसेस देखी थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। अब रिमूवल जो है वो सेक्शन 14 में दिया गया है सीआईसी का और आईसी का। फिर चैप्टर 4 आ जाता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें कि सेक्शन 15 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। फिर 16 में टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस है एसआईसी की, और 17 में रिमूवल है कि किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। चैप्टर 5 में पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन और अपील और पेनल्टी है। सेक्शन 18 में पावर दी गई है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की। सेक्शन 19 में अपील है कि फ़र्स्ट अपील जो है सीनियर ऑफिसर को करी जाती है सेम पब्लिक अथॉरिटी में, सेकंड अपील सीआईसी और एसआईसी को करी जाती है। सेक्शन 20 में पेनल्टी दी गई है कि 250 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी पीआईओ पे अनरीज़नेबल डिले के लिए और रिफ्यूज़ल के लिए, जो कि मैक्सिमम 25,000 हो सकती है, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। सेक्शन 21 में हमने देखा था कि हम गुड फेथ के लिए भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने चैप्टर 6 देखा था मिसलेनियस, जैसे कि सेक्शन 22 कि आरटीआई ओवरराइड करता है किसी कन्फ्लिक्टिंग लॉ को। फिर सेक्शन 23 देखा था कि कोई भी कोर्ट जो है एंटरटेन नहीं करेगी सूट को या फिर एप्लीकेशन जो कि आरटीआई से जुड़ा हुआ होता है। फिर हमने सेक्शन 24 देखा था जिसके आरटीआई जो है अप्लाई नहीं होता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर, एक्सेप्ट कि वो करप्शन या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन का केस ना हो तो। फिर सेक्शन 25 में देखा था मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग के सीआईसी और एसआईसी जो है उन्हें प्रिपेयर करनी होती है एनुअल रिपोर्ट आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर सेक्शन 26 देखा था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेवलप करती है प्रोग्राम को कि गवर्नमेंट को प्रमोट करने चाहिए अवेयरनेस, ट्रेन करने चाहिए ऑफिसर और पब्लिश करनी चाहिए गाइड पब्लिक के लिए। फिर सेक्शन 27 और 28 में देखा था कि पावर टू मेक रूल के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रूल बनाने के लिए। सेक्शन 29 में देखा था कि
लेइंग ऑफ रूल बिफोर लेजिस्लेचर, तो जो भी रूल बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश किए जाते हैं। सेक्शन 30 में हमने देखा था पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ऑर्डर ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी हो उसे हटाया जा सकता है इस एक्ट के 2 साल के इनेक्ट होने के बाद। सेक्शन 31 में हमने देखा था रिपील ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, तो आरटीआई एक्ट जो है वो रिपील करता है अर्लियर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।